अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है? तमाम स्टूडेंट अपना आईडी लिखें पहले, फिर नाम लिखिएगा। तमाम स्टूडेंट अपना आईडी लिखें पहले, फिर नाम लिखिएगा। आईडी फिर देन नेम। तमाम स्टूडेंट अपना आईडी लिखें पहले और फिर नाम लिखना है। आईडी फर्स्ट, देन योर नेम। खाली नाम नहीं लिखना। आईडी लिखें पहले, फिर नाम लिखें। रीनेम करें जी अपना नाम और आईडी। खाली नाम नहीं आना चाहिए। मुझे मैसेज नहीं करना और जवानों। मुझे नहीं मैसेज करना। जो आपने यहाँ पे शो किया हुआ है, अगर आपका चेंज ना हो तो आप दोबारा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। पहले अपना आईडी लिखें, फिर अपना नाम, ताकि आपकी अटेंडेंस भी काउंट हो जाए। हुसैन मुर्तजा। बेटा अपना आईडी भी लिखे यहाँ पे। फलक नूर। नाम से पहले बेटा आईडी लिखे फलक नूर। अब्दुल्ला मुस्तफ़ा। नाम से पहले आईडी लिखें बेटा। फातिमा खान। बेटा अपना आईडी लिखें। नाम के साथ आईडी भी लिखें, स्कैन्स का आईडी। डेली जब भी आपने ज्वाइन करना है। जी अभी स्टार्ट हुई है भाई। 3:45 ही स्टार्ट होती है। अभी स्टार्ट हुई है जी, बिल्कुल। आईडी लिखें अपना। शाबाश पहले। जैन मुर्तजा का अभी तक आईडी नहीं आया। फातिमा खान आपने आईडी नहीं लिखा अभी तक। ये एजी के नाम से हैं, उन्होंने भी अपना आईडी नहीं लिखा। नाम से पहले अपना आईडी लिखें। हाँ जी, आपने आईडी भेज, मैं कहाँ से भेजूं, मेरे पास आईडी नहीं है। मुझे नहीं भेजनी लल्लू, खुद रीनेम करना है। और जवान शुडुल्ला आदमी जैन मुर्तजा गोमलू, वो आपने खुद चेंज करना है। मुझे भेजने का क्या फायदा, मैं कमेटी पानी तेरी आईडी दी है जवान। जैन मुर्तजा। ओके सर। कमेटी पे ओके है कि नाम चेंज करने पे? करो करो जल्दी करो, शाबाश। हाजिरी नहीं तो नहीं लगेगी।
जिसका आईडी ना हुआ उसको मैंने रिमूव कर देना है। रिमूव का मतलब है यू कैन नॉट ज्वाइन अगेन इन एनी केस। जिसका आईडी ना हुआ उसको रिमूव कर देंगे 5 मिनट बाद सिर्फ। सबका आईडी लिखा होना चाहिए। पहले आईडी देन नेम। पहले आईडी फिर नाम। पहले आईडी देन नेम। अपना आईडी लिखें पहले ताकि सीक्वेंस से हाजिरी लगाना आसान हो जाए, और देन नेम। जी जनाब। जी आवाज आ रही है मेरी? काइंडली कंफर्म कीजिएगा बच्चों। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है मैसेज करके। तमाम स्टूडेंट ये कंफर्म करें कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों। क्लियर आवाज आ रही है? किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई डिस्टॉर्शन नहीं है? ठीक है जी। अच्छा बेटा, जो दूसरी क्लास थी बैच 2, शाम की क्लास, उनका ये शट डाउन में मटेरियल वाला पॉइंट रह गया था। कल भी मुझे टाइम नहीं मिला या याद नहीं रहा, तो मैं पहले वो डिस्कस करूंगा।
फिर उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए थे उसके फर्दर प्रोसेसिंग का, मेरा ख्याल है आपको सॉल्व करने के लिए दिया था क्वेश्चन नंबर 1। मैं उसमें प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। जी, तो जो प्रॉब्लम उसमें होगी ना बेटा वो मैं बता दूंगा, आप अभी पहले ये देख लें। उस पे भी आता हूँ जो प्रॉब्लम है। ये हमारा शटडाउन का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें ओरिजिनल बजट में से डाटा दिया गया था और 9 मंथ का ये डाटा था। तो 9 मंथ्स का, अप्रैल से लेकर 22 तक का 50,000 यूनिट्स हैं। तो ये उनकी सेल थी और ये कॉस्ट थी। तो हमें आज की डेट जो थी वो 31 मार्च थी, और हमने अगले 9 माह के लिए फैसला करना है दिसंबर तक कि हम बंद करें या चलाएं। तो ये डाटा अगले 9 माह का है। ठीक है, ये डाटा अगले 9 मंथ्स का है, अप्रैल से दिसंबर तक का। 36 मिलियन का ये मटेरियल कॉस्ट है, जिसको अगर 50,000 यूनिट पे डिवाइड करें तो मेरा ख्याल है मटेरियल कॉस्ट आती है, बल्कि सॉरी, ये ओरिजिनल प्लान में से डाटा उठाया गया 9 मंथ्स का। हमने इसको अपने मुताबिक कन्वर्ट करना है। हमारे अगले 9 माह में 45,000 यूनिट बनने हैं। तो मेरा ख्याल है मटेरियल की कॉस्ट ये थी 720 पर यूनिट। तो जो लोग जिन्होंने दूसरी क्लास में से हैं, बैच 2 में से, वो बच्चे जरा ध्यान से फोकस करें, क्योंकि बैच 1 में डिस्कस हो चुका हुआ है ये कि ओरिजिनल प्लान, ओरिजिनल बजट में से ये डाटा उठाया था। 36 मिलियन का मटेरियल था 50,000 यूनिट पे। तो एक यूनिट पर ये मटेरियल था। हमने अगले 9 माह में अगर हम कंटिन्यू ऑप्शन में करें तो 45,000 यूनिट बनाने हैं, और अगर हम डिसकंटिन्यू कर दें तो हमने कुछ भी नहीं बनाना। ये पैराग्राफ आपको दिया हुआ था अदर इंफॉर्मेशन में। उसने कहा था कंपनी के पास इस वक्त 10,000 kg का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 31 मार्च को, और कंपनी की जो ये इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो 3.4 मिलियन है। ये जो इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है ये खुद संक होती है। इसने खुद तो कहीं नहीं आना, लेकिन ये इस्तेमाल होगी, टेबल में इस्तेमाल नहीं होगी। ये मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। ये उसने शटडाउन के ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन मैं कंटिन्यू के ऑप्शन को सॉल्व करूंगा, शटडाउन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। उसने कहा था क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो है ना वो हमारी किसी और फैक्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है। ये वाला, ये 10,000 kg हमारा किसी और फैक्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है कराची के अलावा। लेकिन उसको हम कन्वर्ट करेंगे 9,000 kg रीटा में। 10,000 kg को 9,000 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9,000 kg आउटपुट होगी। 9,000 kg। जी, अगर किसी को स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो वो दोबारा कैमरे के साथ ज्वाइन करें, मतलब कैमरा या जो भी है उसके साथ दोबारा रीज्वाइन कर ले। अच्छा, उसने कहा था जो भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का 10,000 kg, इसको रीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब रीटा में कन्वर्ट होगा तो 9,000 kg में कन्वर्ट होगा। 10,000 kg की फिर यह इनपुट होगी, और 9,000 kg जो रीटा बनेगा वो आउटपुट होगी। और 1 kg को प्रोसेस करने या कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट है वो 40 रुपए पर इनपुट है, पर केजी ऑफ इनपुट। यानी 140 इंटू 9,000 नहीं होना, 140 इंटू 10,000 होना है।
रीटा अगर मार्केट से खरीदा जाए तो 350 का खरीदा जा सकता है। और अगर आप पड़े हुए मटेरियल को रीटा में कन्वर्ट ना करें तो ऑल्टरनेटिवली आप इसको ओपन मार्केट में स्क्रैप कर सकते हैं पड़े हुए मटेरियल को। यानी ये जो हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ मटेरियल है, कैमरा ऑफ रखना है बेटा। हाँ जी, हमारे स्टॉक में जो पड़ा हुआ मटेरियल है, इसकी दो अपॉर्चुनिटीज उसने बताई हैं। कौन कौन सी बताई? जो हमारा 10,000 kg का मटेरियल स्टॉक पड़ा हुआ है, इसकी दो अपॉर्चुनिटीज उसने बताई हैं। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, मैसेज करें। जी मैसेज करें और मुझे बताएं क्या इसकी दो अपॉर्चुनिटीज हैं। जी पहली अपॉर्चुनिटी ये है, चलो मैं लिख देता हूँ, कि ये स्क्रैप पे सेल हो सकता है। 160 रुपए पर केजी इंटू 10,000 kg अगर मैं करूं तो ये 16 लाख रुपए का स्क्रैप पे बिक सकता है। दूसरा क्या इसका अपॉर्चुनिटी है? हाँ जी, दूसरी इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है? ईमान फातिमा, आपका जवाब गलत था। अच्छा जी, पहली अपॉर्चुनिटी इसकी ये थी कि इसको अगर स्क्रैप करना चाहते तो हम स्क्रैप कर सकते थे। दूसरी इसकी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये रीटा की जगह यूज हो सकता है। जब भी आपने अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो उनका फायदा देखना है। रॉ मटेरियल जो स्टोर में पड़ा हुआ है वो स्क्रैप भी हो सकता है, वो रीटा की जगह यूज भी हो सकता है। जब वो रीटा की जगह यूज होगा तो रीटा की परचेज कॉस्ट सेव होगी। रीटा को मार्केट से परचेज नहीं करना पड़ेगा। और कन्वर्जन पे खर्चा आएगा। 140 रुपए का खर्चा है पर केजी इंटू 10,000। पड़े हुए मटेरियल को रीटा में कन्वर्ट करने का खर्चा है। रीटा 350 रुपए का है। तो जब आप कन्वर्ट कर लेंगे पड़े हुए मटेरियल को तो रीटा के परचेज कॉस्ट के पैसे बचेंगे। लेकिन रीटा 10,000 kg नहीं परचेज कर सकते, 9,000 कन्वर्ट होगा तो 9,000 के बचेंगे पैसे। पड़ा हुआ मटेरियल 9,000 kg ऑफ रीटा में कन्वर्ट होगा तो 9,000 रुपए बचे, 9,000 kg के पैसे बचेंगे। 9,000 kg के पैसे बचेंगे। कितने पैसे बनते हैं? जी, और कितनी कितनी बनती है सेविंग? 31,50,000। तो नेट सेविंग होगी 17,50,000।
यानी हमारा जो स्टॉक में पड़ा हुआ मटेरियल है उसके दो अपॉर्चुनिटीज है, दो यूज है। या तो वो स्क्रैप हो सकता है या वो रीटा पे कन्वर्ट हो सकता है, दोनों में से बेस्ट यूज ये वाला है। अच्छा, अब मैं मटेरियल को कंटिन्यू ऑप्शन के लिए करने लगा हूं। अगर हम फैक्ट्री को 9 मंथ के लिए कंटिन्यू करें, अगर हम फैक्ट्री को 9 मंथ के लिए कंटिन्यू करें, तो फिर ये जो पड़ा हुआ मटेरियल है जिसको मैं ये यहाँ यूज करना चाह रहा था, मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी। अगर मैं कराची वाली फैक्ट्री को कंटिन्यू करूं तो ये पड़ा हुआ पहले यूज करूंगा, और इसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी 17,50,000। बाकी मैं मार्केट से परचेज कर लूंगा। अब बाकी कैसे निकालना है परचेज का, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जब हमने ओरिजिनल प्लान बनाया था तो हमने कहा था हम 50,000 यूनिट पे 36,000 मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, एक यूनिट पे 720 का करेंगे। तो हमारी टोटल मटेरियल की रिक्वायरमेंट बनती है 720 रुपए पर यूनिट इंटू 45,000 यूनिट। इस सवाल में क्वांटिटी नहीं पता, तो आप 720 से पहले टोटल मटेरियल निकालें कितना चाहिए कॉस्ट बेसिस पे। जी क्या आता है? मेरा ख्याल है ये आता है, इतनी कॉस्ट आती है। ये मैंने 45,000 कहाँ से लिया है? अगर हम फैक्ट्री को 9 माह कंटिन्यू करते हैं तो हमें 45,000 यूनिट प्रोडक्ट के बनाने पड़ेंगे। 45,000 यूनिट इंटू 720 करूँ मटेरियल, तो इतना मटेरियल चाहिए जिसमें से जो स्टॉक में पड़ा हुआ यूज करेंगे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 kg की, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो ये थी, जो कि खुद संग थी। हमने संग कॉस्ट नहीं लेनी, हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले ली हुई है 10,000 kg की। बाकी जितनी कॉस्ट बचती है ये हमें परचेज करना पड़ेगा। ये तो ये परचेज की कॉस्ट है। यानी मैंने क्या किया है, 720 रुपए का एक यूनिट पे मटेरियल लगता है, तो 45,000 यूनिट्स पे कितना लगेगा ये ओरिजिनल डेटे से निकाल लिया है। टोटल मटेरियल इतनी कॉस्ट का लगना है। जो ओपनिंग जो पहले से पड़ा हुआ स्टॉक है उसको मैं कॉस्ट पे ले नहीं सकता, संक है वो, रेलेवेंट नहीं है। उसकी मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी पड़ेगी। और बाकी जो बचा उसको परचेज कर लेंगे। अब ये नहीं बताया कि नया मटेरियल जो परचेज होगा उसका क्या रेट है, तो मैं ज्यूम करूंगा नया मटेरियल भी 720 के रेट पे परचेज होगा जो भी मार्केट से होगा। तो ये 29 मिलियन परचेज कॉस्ट है, जितनी क्वांटिटी आपको ओपन मार्केट से परचेज करनी पड़ेगी। ये जो भी आंसर आएगा इसको मैं कंटिन्यू ऑप्शन में लिखूंगा, शट डाउन में डैश डाल दूंगा बस। ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी कंटिन्यू ऑप्शन की। मेरा सोल्यूशन देखेंगे तो वो यहीं से शुरू हो रहा होगा नोट्स का, कि 720 रुपए का एक यूनिट पे मटेरियल लगता है। अगले 9 माह में अगर हम कंटिन्यू करें, 45,000 यूनिट बनाएं, तो हमें इतना मटेरियल चाहिए। जब भी मटेरियल चाहिए तो पहले स्टॉक में से यूज करेंगे, और स्टॉक वाले को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे लेना है क्योंकि नॉन रेगुलर यूज होता है जब बिजनेस बंद हो रहा हो। ये नॉन रेगुलर यूज के तौर पे इसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग की है, और इसकी परचेज के तौर पे रेलेवेंट कॉस्टिंग की है। क्योंकि क्वांटिटी नहीं बताई थी तो मैंने कॉस्ट की बेस पे ही कर ली। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ ले। सारे बच्चे अपना नाम के साथ आईडी लिखें। जिस बच्चे ने नाम के साथ आईडी नहीं लिखा होगा उसको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा।
जिस बच्चे ने अपने नाम के साथ आईडी या आईडी के साथ नाम नहीं लिखा हुआ, आईडी भी चल जाता है खाली, तो आईडी प्लस कंप्लीट नेम, ठीक है। जो सेकंड बैच के बच्चे हैं वो बता दें, क्लियर है तो ओके कह दें। जी, सबको क्लियर है। हाँ जी, अब आ जाते हैं फर्दर प्रोसेसिंग का जो सवाल हम कर रहे थे, टॉपिक कर रहे थे, सॉरी। फर्दर प्रोसेसिंग के टॉपिक में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया था आई कैप का, ओ सॉरी, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 दिया था। उम्मीद है आपने किया होगा। तो इसमें किसी बच्चे का क्या मसला है, मैसेज करें। अगर माइक ऑन करके पूछना है तो फिर मैसेज करें, मैं ऑन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन दिया था जी। इसमें किसी बच्चे का कोई मसला। 80% का रूल समझ नहीं आया, ये तो कल बताया था। कल आप थे क्लास में? तो आपने कल क्यों नहीं पूछा बेटा? ये तो कल वाला ही पॉइंट है जिस पे कल सारी मैंने क्लास आया की। जी, कल वाली क्लास हमने लगाई ना। चलें। जी, क्या प्रॉब्लम है पूछें, चलें। माइक ऑन कर देता हूँ, आप पूछ लो प्रॉब्लम क्या है। माइक ऑन कर रहे हैं, प्रॉब्लम पूछ लें। क्या प्रॉब्लम है? जो आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ। जी, क्वेश्चन पुट करें। सर इसमें मुझे ये जी पूछना बेटा। था कि सर 80% का जो रूल है सर इसमें मतलब कि हमें एंड पे पता चलता है या फिर 80% कंप्लीशन के बाद पता चलता है लॉस का, या फिर हमें बिगिनिंग पे पता चलता है सर, इसका सेलिंग रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट होता है? इसका सेल रेवेन्यू पे इफेक्ट नहीं होता। इसका इम्पैक्ट ओके सिर्फ सर। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पे होता है। सर सेल रेवेन्यू हम मतलब लॉस के बाद वाले यूनिट्स की कैलकुलेट करते हैं? नहीं, डिपेंड करता है। आप आफ्टर प्रोसेसिंग, क्योंकि जो मैंने टेबल बताया था वो ये था, टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इसमें तो सेल प्राइस को इनटू गुड सेल यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, जितने गुड है। और इधर आपने सारों से करना होता है। बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग तो लॉस था ही नहीं। यहां आपने सेल प्राइस को ऑल यूनिट से मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग से पहले तमाम बिक सकते थे, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जितने गुड बचे वो बिक सकते हैं, गुड आउटपुट। जाया होने सर वाले फिर सेल प्राइस पे नहीं बिकेंगे। जी बताएं अब। सर फिर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, बिकॉज उसमें सेल रेवेन्यू तीनों केसेस में सेम दिया हुआ है, हालांकि उसमें मतलब एक दफा लॉस पहले मतलब कि पता चल गया था, एक दफा लॉस का बिगिनिंग में, एक दफा एंड में पता चला था, और एक दफा 80% कंप्लीशन के बाद पता चला था। आई थिंक फिर क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है। एंड ऑफ प्रोसेस में एरर है, बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस में एरर है।
कौन सी फिगर गलत लगती है आपको, ये बताएं। जी बेटा, सर आपको कौन सी सर फिगर फिगर बोले। सर सर बिगिनिंग वाली फिगर, उसमें सब में से मतलब तीनों केसेस में, तीनों सॉल्यूशन में सेल रेवेन्यू सेम दिया हुआ है सर, हालांकि बिगिनिंग में एंड वाले में मतलब जितने सेल गुड यूनिट्स हैं उन पे सेल रेवेन्यू कैलकुलेट होना चाहिए, अच्छा लेकिन जो एंड पे है सर वो बिगिनिंग मतलब बिगिनिंग के भी सेम है और एंड के भी उन्होंने सेम दिए हुए हैं। अच्छा। अब पहली बात है, किसी एक प्रोडक्ट को हम पकड़ लेते हैं। पहली प्रोडक्ट को मैं कर लेता हूँ। मुझे लगता नहीं कि गलत हो, आप गलत सोच रहे हैं, लेकिन चलो देख लेते हैं, हो भी सकता है। पहली प्रोडक्ट का नाम है, रॉ प्रोडक्ट है एल, उसको एल एक्स में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और पहली रिक्वायरमेंट ए के मुताबिक एंड ऑफ प्रोसेस पे लॉस है। चलो मुझे बताओ क्या आएगा टोटल सेल रेवेन्यू। सर बताओ एलेक्स बेटी। का टोटल सर एलेक्स का टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर प्रोसेसिंग 67638 आएगा, बिकॉज उसमें लॉस जो है एक वो मिनट आफ्टर। एक मिनट एक मिनट, एल जी सर। एक्स का रेवेन्यू फिगर कैसे निकाली, फिगर बोल ले। 6.7 मल्टीप्लाई किससे किया है। सर 1200 का को 0.95 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मतलब आफ्टर लॉस यूनिट्स निकले 1140 केजी, उसको 6.70 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 7638 आता। ठीक है, ये अच्छा, माइनस टोटल सेल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग में प्रोडक्ट का नाम एल है, वहां पे सर कैसे उसमें 1400, सर उसमें 1200 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम 5.6 को। ठीक है, शाबाश, यही होना था जी। क्या आता है, सर 6720। तो माइनस कर ले। 918 आता है। सर मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि ये क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन में हाँ प्रॉब्लम गलत है, है। गलत है, जी बिल्कुल गलत है, आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाए और पास पास होना अता फरमाए एक्स्ट्रा। आमीन सर। आप सही किया आपने सोल्यूशन, जी बिल्कुल सही कह रही है खातून। तो ये 0.5 आता है, और इनटू क्योंकि लॉस एंड पे हुआ है तो सारी क्वांटिटी पे 1200 केजी लगे, 1200 केजी पूरे पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी। सर 600। हम्म, ये आंसर है। सोल्यूशन में मिस्टेक है वहां पे, तो कोई दूसरा भी सोल्यूशन किया आपने इसका। सर मैंने चलो जिसमें लॉस हमें सारे स्टार्टिंग में पता चलता है आंसर, सर। हाँ एक मिनट एक सर मिनट, मैंने एम एक्स, बस अब मैसेज कर दें, माइक ऑन ना कीजिएगा, बस मुझे इनके आंसर मैसेज कर दें अगर आपने किए हैं तो, ए पार्ट के। अब माइक ना ऑन करें, क्योंकि फिर वो मेरी और आपकी आवाज मिक्स हो जाएगी डिस्टॉर्शन में। मैसेज कर दीजिए आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो मैसेज कर दें, ताकि लोगों को पता चल जाए। जी किसी और ने भी किया तो बता सकता है, कल ये कुड़ी नहीं है, सारिਆਂ ਦੀ ड्यूटी सी, सारिਆਂ ਦਾ काम सी। तो जिन लोगों ने जवाब देख के छापा लगाना होता है, ये मैंने उनके लिए किया हुआ है। मुझे पता चल जाए कि गोंगलू बच्चे छापा ला के आ रहे हैं, एक आधा सवाल गलत रखा होता है, तो ये, हाँ जी, ये आता है 427 पॉजिटिव फाइनल आंसर। बस ये बताएं मुझे, अगला क्या आता है आंसर फाइनल।
ए पार्ट का, बस मुझे ये आंसर बता दें। +4 to 7 M to MX और S to SX। 792 का वो कहते हैं नेगेटिव है। ये जिस दिन आप आएंगे मंडे को चेक होगा ये क्लास में रजिस्टर। कई लोगों ने किया ही नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के बैठ गए क्लास में, ठीक है। तो उनको उनका मैंने काम चेक करना है। तो ये काम जो दो जुम्मा हफ्ता है इस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसमें क्लास भी पढ़नी है प्रॉपर, और प्रॉपर काम भी करके आना है, नहीं तो खिंचाई हो सकती है बाद में। आप कहें सर को पता नहीं क्या हो गया जी। बी पार्ट जो है इसका सोल्यूशन ठीक है, मेरा ख्याल है इसका शायद ठीक है। पता नहीं अब इसका ठीक है कि नहीं। रेवेन्यू तो यही आना था सब में, कॉस्ट चेंज होनी थी। रेवेन्यू तो सेम आना था सब में। ये देख लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा अब इसका। सब में रेवेन्यू रॉन्ग है जी, सब में रेवेन्यू ठीक कर ले। सब में रेवेन्यू ठीक कर ले, ठीक है। सब में रेवेन्यू रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक कर ले। ये आता है। तो मैंने एक आधा कर दिया सही, बाकी आप इसी तरह आप कर लीजिएगा। ये 3 दफा सवाल हल करना था, ठीक है। चले हमने आज आगे करना है। Question 2। जी ये रीड करने को कहा था आपको।
बस अब आप सही कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई गलती है बस मैंने बता दिया है एक का, बाकी वैसे खुद कर लीजिएगा, ठीक है। या व्हाट्सएप में शेयर कर दें जिसने सही किया हुआ है आपस में। मैं आगे जा रहा हूं क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये बड़ा जरूरी है। जी जनाब, आ जाए जी। क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, हाँ जी, नोट्स निकाल लें, पेंसिल पकड़ लें और चीजें ऊपर लिखते जाएं, फारिग नहीं बैठना, नोट्स निकाल के लिखते जाएं, क्योंकि ये पेज आपको मंडे को मिलना है अब। तो आप बैठेंगे नहीं, मंडे को अपलोड करेंगे वो आके, ये जो भी है मंडे को मिलना है आपको ड्राइव पे। तो इसीलिए आप साथ साथ लिखें कॉपी पे, नोट्स पे चीजें। अभी तो हम सवाल पढ़ रहे हैं इसीलिए रीडिंग, ये बड़ा अच्छा सवाल है, तो रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। तो वो हमें कहता है, आ जाएं जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है इवेल्युएट ईच ऑफ अबव प्रपोजल्स। अब प्रपोजल्स कितने नजर आ रहे हैं, ये प्रपोजल 2 नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। तो दो प्रपोजल हैं, तो दोनों प्रपोजल को हमने इवेल्युएट करना है, दोनों की सेपरेट कैलकुलेशन होगी, या अगर एक ही टेबल बनाना है तो दो कॉलम अलहदा बनेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये सवाल बड़ा लंबा चौड़ा है, इसीलिए मैं पहले प्रपोजल 1 करूंगा फिर 2। तो आपसे कहता है इवेल्युएट ईच ऑफ द अबव प्रपोजल्स इंडिपेंडेंटली, ना भी कहे तो हमने इंडिपेंडेंटली करना है, एंड गिव योर रिकमेंडेशन, और आपने बताना है कि आप इनमें से किसको करेंगे। तो भाई साफ सी बात है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट जिसका भी हो तो हायर ऑफ लिखें, हायर ऑफ यानी पॉजिटिव नेट रिजल्ट्स, दोनों प्रपोजल को सॉल्व करेंगे, दोनों में से अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो जिसका हायर होगा, और अगर दोनों में नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है नेट रिजल्ट, तो जिसका नेगेटिव कम है, जी लिख ले। अगर तो पॉजिटिव आ रहा है दोनों प्रपोजल्स का तो हायर ऑफ, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो लोअर ऑफ। दोनों प्रपोजल्स को पहले इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे, एक लाइन रिकमेंडेशन की लिखने का 1 नंबर होगा, याद रखें रिकमेंडेशन का 1 नंबर होता है लाजमी क्वेश्चन में पेपर में। चलते हैं, या आधा या एक, डेटा ऊपर क्या दिया है। अब आपने घर से पढ़ने को मैंने आपसे कहा था, तो उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। जो है आपसे मैंने सवाल पूछना है जी, वो कहता है जी केमिकल लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स। जी, कंपनी 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाती है, अल्फा एंड बीटा, फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। लें जी, वो जो हमने डायग्राम सी बनाई थी कल, कि एक ये जॉइंट प्रोसेस है, इससे 2 प्रोडक्ट बनती हैं, एक का नाम है अल्फा और एक का नाम है बीटा। कहता है प्रेजेंटली बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड सोल्ड विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। जी, आप अपनी प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच देते हैं, इसका मतलब है फर्दर प्रोसेसिंग हम नहीं कर रहे अभी। ये ले जी,
सेपरेट होने के फौरन बाद ही बेच देते हैं रॉ फॉर्म में। ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, यानी जॉइंट प्रोसेस परफॉर्म होता है जिसके नतीजे में दो प्रोडक्ट बनती हैं और उनको रिफाइन नहीं किया जाता, वैसे ही बेच देते हैं। ठीक है। प्रेजेंटली प्रायर टू एनी फर्दर प्रोसेसिंग से पहले फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल। जी, ये डाटा उसने आपको कॉस्ट का दिया हुआ है। मेरा अब आप लोगों से सवाल है, ये जो डाटा आपको उसने दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल कन्वर्जन, फिक्स्ड एफओएच, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का डाटा है या ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट का डाटा है? बताएं जी, मैसेज करके बताएं। ये जो डाटा दिया हुआ है, ये ज्वाइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट का डाटा है या फर्दर प्रोसेसिंग का है? सब जवाब दें। ठीक है, अब्दुल्ला, फलक नूर का भी ठीक है, अरमगान का भी ठीक है, फातिमा का भी ठीक है, अब्दुल रहमान का भी ठीक है। जी बिल्कुल, जिन्होंने जवाब दिया, बाकी लोग बैठे हुए हैं जवाब नहीं दे रहे, तो सब जवाब दें जब पूछा जाए। तो ये जॉइंट प्रोडक्शन का डाटा है, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है। मुझे कैसे पता चला ये जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है? लिखा हुआ है प्रायर टू एनी फर्दर प्रोसेसिंग। ये ना भी लिखा होता, उसने कहा है कि कंपनी रिफाइनमेंट तो कर ही नहीं, अगर रिफाइनमेंट होती तो मैं यहाँ रिफाइन का प्रोसेस बनाता, उसके ऊपर कॉस्ट आती। फिर ये रिफाइन हो ही नहीं रही भाई, तो अगर ये रिफाइन अभी नहीं हो रही, तो जो भी आपको ये कॉस्ट दी हुई है दिसंबर के मंथ की, बेटा ये ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड लग चुकी हुई है। वैसे भी ये इनकर्ड लिखा हो तो ये पास्ट होता है, संक कॉस्ट है ये कॉस्ट खुद संक है। यानी इन्होंने जितनी भी ज्वाइंट प्रोडक्शन की है उस पे मटेरियल लगाया है। मटेरियल आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट होती है 15 मिलियन का। वेरिएबल कन्वर्जन लगाई है, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? कन्वर्जन, वेरिएबल कन्वर्जन का क्या मतलब होगा अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है? जी 7 गलत है। अरमगान का जवाब ठीक है। अब्दुल्ला मुस्तफ़ा है वो भी गलत है। फातिमा का जवाब भी गलत है। एहसन का जवाब भी गलत है। 150324 का जवाब भी गलत है। साद का जवाब आप ठीक हुआ है। फलक नूर का जवाब भी गलत है। हाँ ठीक है अब्दुल्ला, आप ठीक है। एहसन कहते हैं मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर फिट ही मुंह साड़ा इन्हीं कॉस्ट पढ़ंदा। और भाई कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल नहीं होता बेटा, हमारी कॉस्ट पढ़ना बड़ा बुरा हो गया हमारे साथ। मटेरियल नहीं होता। फातिमा कहती हैं लेबर प्लस ओवरहेड, गलत। लेबर प्लस वेरिएबल एफओएच कहना चाहिए आपको। कन्वर्जन नहीं है, वेरिएबल कन्वर्जन है। प्राइम कॉस्ट गलत। प्राइम कॉस्ट तो कुछ और होती है। तो ये जिसने प्राइम कॉस्ट कहा है वो तो जन्नती है। कन्वर्जन को और प्राइम कॉस्ट को जो सेम कह रहा है वो जन्नती है। या अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमा जल्दी से जल्दी। बेटा कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन में लेबर और एफओएच आता है, लेकिन यहाँ क्योंकि वेरिएबल कन्वर्जन लिखा हुआ है तो इसके अंदर लेबर कॉस्ट होगी और प्लस वेरिएबल एफओएच हो चुके हुए हैं। ये जो रेट 230 रुपए पर आवर है इसके अंदर असल में 230 रुपए पर आवर के अंदर ये लेबर, और बल्कि ये टोटल भी है 48900000। तो बेटा इसके अंदर ये दोनों ऐड हो चुकी हैं, लिखो यहाँ पे। वेरिएबल कन्वर्जन में ये दो चीजें आ चुकी हुई हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी वेरिएबल होती है और वेरिएबल एफओएच, ये दो चीजें इसमें ऐड हुई हैं। लिखो अपनी कॉपी नोट्स में, सवाल पे लिखो। अच्छा जी,
सबने लिख लिया है, चलें आगे। अच्छा जी, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट के साथ आगे 230 रुपए पर आवर लिखा हुआ है। वैसे तो ये सारा डाटा इररेलेवेंट है, लेकिन वैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग को रिवाइज कराने के लिए। जो हमने बातें पढ़ी हुई हैं पहले, ये मैं इस पे इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, हालांकि ये है नहीं रेलेवेंट, बस वैसे ही आपको पुरानी बातें याद आ जाए, ताकि मिड टर्म आ रहा है, चीजें पुरानी भी रिवाइज होती रहे साथ साथ, इसीलिए जरूरी है। अब ये जो 230 रुपए पर आवर दिया हुआ है, ये रेट है असल में इन दोनों को जमा करके। तो ये जो 4890,000 निकला होगा, ये कैसे निकला होगा बताएं, जिसके पीछे क्या फॉर्मूला लगा होगा, मैसेज करें। 230 रुपए पर आवर को किस फिगर के साथ क्या किया होगा कि ये 4890,000 का जवाब है। इसके साथ भी 000 है। बताओ इसके बैकग्राउंड पे क्या फॉर्मूला लगा होगा, बताएं जी मुझे। साद ठीक है, फातिमा ठीक है, अलीजा ठीक है, अरमगान गलत। मैंने पूछा बेटा ये जो 4890,000 है, ये टोटल अमाउंट कैसे निकली होगी 230 रुपए की मदद से। तरबिया भी गलत है, फलक नूर भी गलत है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगा होगा 4890,000 के पीछे। तो सिंपल आपने जवाब देना है कि सर ये जो 4890 है, इसके पीछे ये 230 रुपए पर आवर है। अब ये नहीं लिखा ये लेबर आवर है कि मशीन आवर है, पता नहीं कौन से आवर हैं, लेकिन जो भी आवर्स हैं, तो ये 230 रुपए पर आवर मल्टीप्लाइड बाय आवर्स हुआ होगा, मल्टीप्लाइड बाय टोटल आवर्स हुआ होगा, तो ये फिगर निकली होगी। 230 रुपए पर आवर लेबर है या मशीन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है, ज्यादा मुझे लगता है लेबर हो, शायद नीचे जाके उसने मशीन का हो, तो अभी फिलहाल नहीं पता। लेकिन 230 रुपए पर आवर इनटू आवर्स, इनटू घंटे हुआ होगा, तो ये आया है। तो को बच्चा मुझे घंटे बता दे कितने घंटे हैं टोटल। यानी ये जो 4890 है, इसके पीछे 230 रुपए पर आवर इनटू कितने घंटे हैं, वो टोटल आवर्स मुझे बता दो। इसके पीछे ये फॉर्मूला लगा होगा। ये पूछ रहा था कि इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगा होगा। तो 230 रुपए पर आवर इंटू टोटल आवर, और ये टोटल आवर हमने निकाल लिए 21260, रिवर्स कैलकुलेशन करके अपने कैलकुलेटर पे 21260.86 आवर्स। अब ये लेबर है या मशीन है मुझे नहीं क्लियर, तो मैं सिर्फ आवर्स ही लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं। 86 या 87 किया, यानी आपने कैलकुलेटर पे तो यही किया होगा कि 4890,000 डिवाइडेड बाय 230, लेकिन एक्चुअली ये जो 230 रुपए पर आवर है, इनटू आवर्स हुआ होगा, तो ये जवाब आया होगा। तो अब आपने अगर इसमें से आवर मिसिंग ये निकाल के लिख लेना होता है, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चाहिए जरूरत पड़ सकती है। आगे फिक्स्ड ओवरहेड है, ये टोटल में ही चाहिए होते हैं, 26 लाख है, ठीक है। आगे एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस
फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर जी, उसने आपको प्रोडक्शन दी और सेल प्राइस दिया है, तो ये नीचे लीटर्स लिखे हुए हैं, ये प्रोडक्शन और सेल के लीटर हैं क्योंकि इन्वेंट्री तो है नहीं प्रोडक्शन लीटर, और ये सेलिंग प्राइस पर लीटर दिया है। अब मेरा आपसे सवाल है, अल्फा के 11,300 लीटर, बीटा के 14,700, और ये सेल प्राइस 1,000 रुपए पर लीटर और 1100। मेरा अब आपसे सवाल है, जवाब देना है, ये जो सेल प्राइस है ये एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है या आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट है? फलक नूर का जवाब ठीक है। हाँ जी, सबका जवाब ठीक है अभी तक जो जवाब आए हैं। बाकी अवाम बैठी है, 5 लोगों का जवाब आया है सिर्फ। ठीक है, फातिमा का भी ठीक है। हमें कैसे पता चला कि ये सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है? ये कैसे पता चला ये सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है? ये डायग्राम बना के मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक्चुअली हमारी ये प्रोडक्ट तो रिफाइन ही नहीं होती, हम इनको रॉ फॉर्म में बेच देते हैं। तो मैं जरा डायग्राम इधर करके बना लूं ताकि खिचड़ी ना। तो बेटा ये जो सेल हमें दी हुई थी, सेल प्राइस, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे थी। एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब होता है कि रॉ फॉर्म में जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं, ये रॉ प्रोडक्ट की सेल प्राइस थी कितनी? 1,000 रुपए पे अल्फा बिकती है, और ये कितने की बिकती है? 1125 रुपए का 1 लीटर। रॉ फॉर्म में हम बेचते हैं इसको, उसने लिखा हुआ था विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेचते हैं। तो ये जो सेल प्राइस थी आपकी, ये रॉ प्रोडक्ट की थी, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। एफपी का मतलब विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। ये जो लीटर है उसने ऊपर प्रोडक्शन का हुआ है, तो ये प्रोडक्शन और सेल दोनों के लीटर हैं। अल्फा के 11,300 बनाए हैं, बीटा के 14,700 बनाए हैं। नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? देर इज नो प्रोसेस लॉस, देर इज नो प्रोसेस लॉस, देर इज नो प्रोसेस लॉस। इसका क्या मतलब है? 11,300 लीटर इसके बनाए हैं, 14,700 इसके बनाए हैं। टोटल हमने कितने लीटर की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी बताइए मुझे। हमने टोटल कितने लीटर की प्रोडक्शन शुरू की थी या की होगी? लॉस नहीं होता जॉइंट प्रोसेसिंग में, उसने लिखा हुआ है। हमने कितने लीटर की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी? 11,300 और 14,700 को जमा कर लें, ये आउटपुट अगर आई है और लॉस ना हो तो इनपुट भी इतनी होगी। 26,000 लीटर की, यानी इसके नीचे मैं टोटल लिख सकता हूँ 26,000 लीटर। इस इदारे यानी ये इदारा करता क्या है? 26,000 लीटर की प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, उसमें से 11,300 अल्फा बन गया, 14,700 बीटा बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज में मुझे बताएं, अल्फा कितने परसेंट बनता है और बीटा कितने परसेंट बनता है? जैसे कल नहीं था कि अगर हम 100 लीटर पुट करें तो 40 लीटर ये बनता है, 60 लीटर ये। मुझे जरा परसेंटेज में तो बताओ, 26,000 लीटर में से ये कितने परसेंट बनता है और ये कितने परसेंट बनता है? जरूरत नहीं है, वैसे ही करा रहा हूँ, अभी जरूरत कोई नहीं है। 11,300 लीटर 26,000 का कितने परसेंट है? तो आयशा कहती हैं कि सर तकरीबन तकरीबन ये ना
43.46% बनता है। 26,000 शुरू करें तो ये 43% बनता है तकरीबन, और बीटा जो बनता है वो 56.54% बनता है। ठीक है, 53 या 54। अच्छा, ये ऐसे ही होता होगा फिर। जब ये परसेंटेज निकाल लेते हैं ना, इसका मतलब होता है जितनी भी क्वांटिटी आप जॉइंट प्रोडक्ट्स की बनाओगे, चाहे मैं 2000 लीटर ही क्यों ना बनाऊं, 2000 का 43% ये बनता है, 2000 का 56% ये बनता है। ये ऐसे ही होता है। अच्छा जी, उसने कहा है कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जॉइंट प्रोसेसिंग ही हो रही थी, फर्दर तो हो ही नहीं रही थी। तो इसका मतलब ये था कि जॉइंट प्रोसेसिंग में कोई लॉस नहीं है। और आगे उसने लिखा हुआ है joint cost are apportioned between alpha and beta according to weight of their output। कहता है ये जो ज्वाइंट कॉस्ट नहीं है ये वाली सारी, इनको ना अल्फा और बीटा में एलोकेट कर दें। मैंने आपसे कहा था ज्वाइंट कॉस्ट तो हमारे डिसीजन में रेलेवेंट ही नहीं होती, तो उसकी ये जो अपोर्शनमेंट या तकसीम करना बताया हुआ है कि इसको तकसीम कर दें, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ज्वाइंट कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट नहीं होती। जो हम फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन लेंगे ये उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो इस लाइन का कोई इस्तेमाल हमारे लिए नहीं है। ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। नो यूज लिख लें इसके ऊपर। तकसीम करने का कोई फायदा नहीं। ज्वाइंट कॉस्ट इसको कह रहा है, ये जो ऊपर लिखी हुई है 15,000, 4,890, 26 टोटल करके, इसको तकसीम अल्फा बीटा में कर लें। तो यहाँ जितनी भी ये कॉस्ट आनी थी, मटेरियल, लेबर, ये वो जो भी, ये अल्फा बीटा में कहता है तकसीम कर लो। किस बेस पे कर लो? वेट, वेट यानी ये 11, 314, 700 की रेशो से। तो मैं तो वो ज्वाइंट कॉस्ट को लेता ही नहीं अपने फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में, इसीलिए ये इग्नोर होगी। नो यूज, ज्वाइंट कॉस्ट आर नॉट रेलेवेंट। अब ये नीचे प्रपोजल है, ले जी, यहां से हमारा फैसला शुरू हो रहा है। ये ऊपर वाला सारा डाटा ऐसे फजूल था, रिफाइन करने में यूज नहीं होना, कहीं और हो सकता है। आ जाए जी। पहला प्रपोजल नंबर 1 क्या है? इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग। लिखे जो ऊपर, रिफाइनिंग का मतलब होता है फर्दर प्रोसेसिंग। लिखें, रिफाइनिंग या रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है? फर्दर प्रोसेसिंग। वो कह रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट, हम एक नया प्लांट इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। फर्दर प्रोसेसिंग इसलिए नहीं कर रहे थे, हमारे पास प्लांट ही नहीं था रिफाइन करने का। तो कंपनी का प्रपोजल 1 ये है कि कंपनी रिफाइन करने का प्लांट इंस्टॉल करना चाह रही है टू सेल, ताकि बेच सके आइदर अल्फा और बीटा। और को अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें। वो कहता है हम प्लांट ला के अल्फा बीटा दोनों को रिफाइन नहीं करना चाह रहे। हम प्लांट ला के या तो अल्फा को रिफाइन करेंगे या हम बीटा को रिफाइन करेंगे। ये अब हमने डिसाइड करके देना है उनको कि हमें जो प्लांट लाना चाहिए उससे अल्फा को रिफाइन किया जाए। प्लांट एक ही आना है, प्लांट्स नहीं कहा उसने, प्लांट एक ही आना है। लेकिन या उस प्लांट से अल्फा रिफाइन होगा या उस प्लांट से बीटा रिफाइन होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अल्फा को भी रिफाइन करने एंड बीटा, एंड नहीं कहा हुआ उसने, और का है। तो प्लांट लाके या तो अल्फा को रिफाइन करें या प्लांट लाके बीटा को करें। वैसे भी मैंने कहा था रिफाइन करने का फैसला हर प्रोडक्ट का सेपरेट होता है। तो अल्फा के लिए डिसीजन अलहदा होना है और बीटा के लिए अलहदा होना है। जी बेटा, कोई सवाल हो?
नहीं समझ आ रही? समझ आ गई है? ठीक है, आगे चलते हैं। वो कहता है, ये तो चलो उसने हमारे लिए आसान कर दिया है, ये तो मसला खत्म हो गया है। वो कहता है देयर वुड बी, अब देखिए फ्यूचर टेंस में है ये, देयर वुड बी नो लॉस ड्यूरिंग द रिफाइनिंग प्रोसेस, अंडरलाइन करो। यानी वो जो कल हमने लॉस नहीं पढ़ा था कि जब आप फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे या रिफाइनमेंट करेंगे तो लॉस होगा, उसने कहा किसी किस्म का कोई लॉस नहीं है, ना जॉइंट प्रोसेसिंग में हुआ है, ना मुस्तकबिल में फर्दर प्रोसेसिंग में होगा। आगे, एंड देर इज एडिक्वेट डिमांड फॉर अल्फा एंड बीटा एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड आफ्टर रिफाइनिंग। इस लाइन का मतलब बच्चों को समझ नहीं आता, वैसे मतलब ना भी समझ आए तो इसका कोई टेंशन नहीं है। उसने वैसे इस लाइन का मतलब ये है कि वो आपसे कह रहा है एडिक्वेट का मतलब होता है मुनासिब या मौजू, डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी सेल होना। वो कहता है चाहे तो आप अल्फा बीटा को रिफाइन किए बगैर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचें तब भी सारी क्वांटिटी बिक जाएगी, और अगर आप रिफाइन करके बेचना चाहें तब भी उसकी क्वांटिटी बिक जाएगी, डिमांड मौजूद है। ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि रिफाइन करके बेचेंगे तो गाहक किथों लभिए। वो कहता है रिफाइन करके बेचेंगे तब भी सारी क्वांटिटी जो रिफाइन करेंगे बिक जाएगी। अगर आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे रॉ फॉर्म में बेचते हैं, लिख लें इसके ऊपर, रॉ फॉर्म में सेल करें या रिफाइन करके सेल करें, डिमांड मौजूद है। डिमांड का मतलब होता है सेल, कस्टमर मौजूद है, क्वांटिटी बिक जाएगी। इस लाइन का कोई इस्तेमाल नहीं, जस्ट इंफॉर्मेशन है, जस्ट इंफॉर्मेशन। इस लाइन का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि जितनी क्वांटिटी मैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इनपुट करूंगा, रिफाइंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी उतनी बनेगी, दरमियान में कोई लॉस नहीं। अगर मैं 200 लीटर को रिफाइन करूंगा तो 200 ही बनेंगे पूरे। एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड फ्यूचर का है, एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग, ले जी ये डाटा रिफाइनमेंट का है, अंडरलाइन कर लें, रिफाइन करने की वेरिएबल कॉस्ट और सेल प्राइस दी हुई है रिफाइंड प्रोडक्ट की। तो रिफाइन करने पे मटेरियल कितने का लगेगा, 90 रुपए पर लीटर अल्फा पे लगेगा। और अगर बीटा को रिफाइन करें, अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग सॉल्व करने, क्योंकि दोनों में से किसी एक ने रिफाइन होना है। तो अल्फा को रिफाइन करें तो 90 रुपए का मटेरियल लगेगा पर लीटर, और बीटा को रिफाइन करें तो 125 रुपए का मटेरियल लगेगा। जी बताएं ये मटेरियल जो है ये रेलेवेंट होगा कि नहीं, रेलेवेंट कॉस्ट होगा कि नहीं? जी हमने कहा था रिफाइन करने में तो जो भी खर्चा होगा वो रेलेवेंट होगा, तो बेटा ये रिफाइन करने का मटेरियल रेलेवेंट कॉस्ट होगा। ये रिफाइन करने की कन्वर्जन है, वही बात आ जाती है, कन्वर्जन है। और वेरिएबल कॉस्ट ऊपर लिखा था तो ये भी वेरिएबल कन्वर्जन है। तो रिफाइन करने की ये भी कॉस्ट रेलेवेंट होगी, मटेरियल वेरिएबल है, ये कन्वर्जन भी वेरिएबल है, कहाँ से पता चला, ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, ये भी रेलेवेंट है। अच्छा, अब ये यहाँ पे रेट 150 रुपए, देखिए ऊपर था 230 रुपए, यहाँ रेट है 150 रुपए। अब ये जो 68 रुपीज निकला हुआ है ये कैसे निकला होगा बताएं मुझे। फिर वही फॉर्मूला, 150 रुपए को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि ये 68 निकला है। जब भी वो इस तरह दे देता है ना, मेरी आदत है अंदर छुपे हुए एलिमेंट को फाइंड आउट कर लेता हूँ। हाँ जी, अरमगरान कहते हैं सर इसके अंदर आवर्स छुपे हुए हैं 1 लीटर के, बिल्कुल ठीक है, टोटल नहीं छुपे हुए, 1 लीटर को रिफाइन करने पर जितने घंटे लगेंगे वो छुपे हुए हैं। क्या छुपा हुआ है इसके अंदर, 1 लीटर कितनी देर में रिफाइन होगा।
1 लीटर कितनी देर में रिफाइन होगा? तो मेरा ख्याल है ये, अगर आप इसको रीअरेंज करके निकालें तो शायद ये 150 इंटू 0.4533 आवर्स शायद आता है पर लीटर। 1 लीटर का कैसे पता चला? ये देखिए ऊपर पर लीटर डाटा है ना, तो 150 रुपए पर आवर इंटू ये हुआ होगा 0.453333, और ये जो 80 रुपए है इसके अंदर भी ये इस्तेमाल हुआ हुआ है 150। तो मुझे बताएं यहाँ पे क्या था, 150 रुपए पर आवर इंटू कितने आवर्स हुआ होगा? जी, वो कहते हैं सर 0.5 पर लीटर। अब बच्चे, कई बच्चे जो है ना, वो पूछते हैं, खपते रहते हैं पेपर में कि सर रिफाइन करने का टाइम नहीं दिया हुआ, वो ये टाइम उसने छुपाया हुआ था। जो बच्चा ये आदत बना लेगा ना कि अंदर छुपा हुआ टाइम निकाल के सामने लिख लिया, वो कभी परेशान नहीं होगा। इसकी मुझे आगे जरूरत है। तो अब मैंने अपने लिए सबसे मुश्किल पॉइंट डील कर लिया है। जो बच्चा भी घर से पढ़ के आया और उसने ये वाला टाइम एक्सट्रैक्ट नहीं किया, वो गलत है, उसकी रीडिंग ही कमजोर है, वो मिड टर्म में भी परेशान होगा। यहाँ से 230 में से, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट थी तो टोटल टाइम निकलेगा, ये क्योंकि पर लीटर की कॉस्ट थी तो इससे ये जो आवर्स निकलेंगे ये पर लीटर निकलेंगे। ये बताएं जी, समझ आया सबको कि ये मैंने कैसे निकाला है? ये एक्चुअली कैलकुलेटर पे निकला हुआ है 68 डिवाइडेड बाई 150 और 80 डिवाइडेड बाई 150। आइंदा के लिए असूल बना लें, अपनी कॉपी पे लिख लें ये असूल, कि जब भी मुझे रेट दिए होंगे ब्रैकेट्स में, वो रेट पर केजी भी हो सकते हैं, वो रेट पर आवर भी हो सकते हैं, वो रेट पर मशीन आवर भी हो सकते हैं, वो रेट पर लीटर भी हो सकते हैं। तो मैंने अंदर छुपे हुए लीटर घंटे वो निकाल के सामने लिख लेने हैं, जिससे ये रेट मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, हुआ मल्टीप्लाई हुआ होता है, लेकिन वो छुपा जाता है ये घंटे। अच्छा, अब ये सवाल आखिरी सवाल है इसमें, मुझे ये बताएं कि ये जो सेल प्राइस है, ये वाली जो सेल प्राइस है, ये आफ्टर रिफाइनमेंट है या बिफोर रिफाइनमेंट है? जी, एक तो ऊपर लिखा हुआ है सेल प्राइस ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट, यहां से पता चल रहा है। एक इधर से भी पता चल रहा है कि नॉन रिफाइंड अल्फा 1000 का बिकता है, रिफाइंड अल्फा ज्यादा का बिकेगा। नॉन रिफाइंड अल्फा 1125 का बीटा, और रिफाइन करके तो वो कम का नहीं ना बिकेगा, ज्यादा का बिकेगा। यहां से भी पता चल जाता है कि ये सेल प्राइस अगर ज्यादा है तो ये आफ्टर रिफाइनमेंट है। ले जी, आराम से तसल्ली से पढ़ रहे हैं। रिफाइंड प्रोडक्ट की सेल प्राइस हमेशा नॉन रिफाइंड से ज्यादा होगी जी, बिल्कुल, हमेशा हमेशा। कभी ऐसा नहीं होगा कि रिफाइंड प्रोडक्ट की सेल प्राइस नॉन रिफाइंड से कम हो। आई कैप की बोंगी तो हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली नहीं हो सकता। आगे आखिरी लाइन, आखिरी बुलेट, फिर मैं प्रपोजल 2 नहीं पढ़ रहा, अभी प्रपोजल 1 ही डील करना है आज हमने बस। कहता है आ न्यू रिफाइनिंग प्लांट, ले जी वो जो प्लांट लाना था उसका डेटा दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा था जब भी कोई नया प्लांट लाएंगे तो रेलेवेंट कॉस्टिंग में क्या आएगा? जब भी कोई नया प्लांट खरीद के लाएंगे तो उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग आनी चाहिए। हाँ जी, उसने क्या डेटा दिया हुआ है? उसने प्लांट का डेटा दिया है कि प्लांट की कैपेसिटी 5000 घंटे है। जब भी किसी प्लांट की कैपेसिटी दे दे तो आपको थोड़ा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि पता नहीं मैं इस पे सारी क्वांटिटी रिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं, ये अल्फा के सारे लीटर में रिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं,
इसमें मैं बीटा के सारे लीटर ये रिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं? ये अब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। कैपेसिटी ऐसे नहीं दी होती। क्या मैं सारे लीटर रिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। ये कैपेसिटी इसलिए दी हुई है, और कैपेसिटी मशीन आवर में दी है। इसका मतलब ऊपर सवाल में आवर्स मशीन आवर है। जहाँ नया प्लांट की कॉस्ट है 25 मिलियन, नए प्लांट की जो रेजिजुअल वैल्यू है वो 250 है, नए प्लांट की जो लाइफ है वो 20 साल है, और हम सवाल मंथली बेसिस पे सॉल्व करें। ये देखें ऊपर दिसंबर के मंथ का डेटा दिया है, अंडरलाइन करें। हम साल का सवाल नहीं कर रहे, हम मंथली डेटा लेके सवाल हल कर रहे हैं। तो लाइफ 20 साल है, जो कि महीनों में काउंट करें तो 240 महीने बनेगी। तो ये जो प्लांट की कॉस्ट दी हुई है, नए प्लांट की लाइफ दी हुई है, उसकी रेजिजुअल वैल्यू दी है, इससे क्या कैलकुलेट होगा बताओ भाई, मैसेज करके। रेलेवेंट कॉस्टिंग में मैंने असूल बताया था कि जब भी आप अपने डिसीजन के लिए कोई नया एसेट लेकर आएंगे, नया प्लांट लाएंगे, कोई भी नई चीज लाएंगे, तो नए एसेट के केस में अगर लाइफ दी हो, जी बिल्कुल मैंने बताया था कि नया एसेट की लाइफ दी हो तो आपने उसकी डेप्रिसिएशन लेनी है। कोई बच्चा कैलकुलेट करे, बताए रकम कितनी आती है। अगर लाइफ दी हो तो, लाइफ ना दी हो फिर नहीं। निकालो भाई डेप्रिसिएशन कितनी आती है। एनुअल ना निकालना, मंथली निकालनी है, मंथली, क्योंकि हम सवाल मंथली सॉल्व कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्लांट 25 मिलियन, लिखो अपने उस पे, किताब पे। अच्छा जी। स्क्रैप वैल्यू 28 लाख, 3 सिफर कॉमन है, डिवाइडेड बाय 20 साल। क्या आता है? 3 सिफर कॉमन लिए, लेकिन मैं पूरे लिख रहा हूँ। कितना आता है? अच्छा जी, जो भी आता है उसके बाद। हाँ जी, डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स कर लेना। चलो, कैलकुलेटर पे जब आप डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स करेंगे तो 92,500 पर मंथ। अच्छा जी, आखिरी आइटम जो मेरी रीड करने वाली है वो ये है, एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ। मुझे पर मंथ ही चाहिए, तो ये मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगी। ले जी, ठीक है। अब मैं सिर्फ बनाऊंगा फॉर्मेट और वाइंड अप कर दूंगा क्लास, क्योंकि अजान हो गई है तो नमाज के लिए आपने जाना होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूँ, तो अगर कोई जाना चाहे तो नमाज के लिए जा सकता है। फॉर्मेट बनाऊंगा, फिगर्स आसान वाली आप पुट करेंगे घर से, जो समझ ना आए वो कल मैं बता दूंगा। बस प्रपोजल 1 आपने करके लाना है। ये ले जी, मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ फिगर्स के बगैर। जो जाना चाहे वो जा सकता है। रिफाइनमेंट डिसीजन। या अल्फा
एक एक लाइन छोड़ देंगे। ये लाइन में कैलकुलेशन कर लेंगे बस। वो आप करेंगे, मैं सिर्फ ढांचा बना रहा हूँ। नहीं, पर लीटर नहीं, मैं डिसीजन मेकिंग टोटल में करता हूँ बेटा, पर लीटर पे नहीं करता। वो फिक्स कॉस्ट पर लीटर पे नहीं की जाती रेलेवेंट कॉस्टिंग में। रिफाइनमेंट का मटेरियल था और रिफाइन करने के लिए थी कन्वर्जन। जो नाम उसने दिए हैं, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, ठीक है। एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड थी, वो उसने खुद दिए हुए हैं 500, या इधर आएगा इनमें या है, ऊपर या लिख लें ऊपर। 500 मतलब 5 लाख, सॉरी, मैं तो पूरी फिगर लिखूंगा। थाउजेंड्स में राउंड भी कर सकते हैं। अगर अल्फा को रिफाइन किया, प्लांट एक ही आना है, वही प्लांट अल्फा पे इस्तेमाल होगा या वो बीटा पे। और ये जो नीचे डाटा है ये प्लांट का है। अच्छा, उसके अलावा ये आपने निकाल लिया है, मेरा ख्याल है 92,000। वो अब आप कैलकुलेशन ये कर चुके हैं, बाकी मैं नहीं कर रहा अभी। फिलिंग कीजिएगा। जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट दोनों पे इस्तेमाल होगा। उसका मतलब प्लांट हम लें और उससे अल्फा रिफाइन करें, उसी प्लांट को खरीदें और बीटा रिफाइन करें, तो ये प्लांट का डाटा जो है वो दोनों में इसलिए कॉमन आया। चलो बस, अब इस टेबल को घर से आपने फिल करके लाना है जितना समझ आता है। जहाँ फंस जाए, जहाँ प्रॉब्लम आ जाए, वो फिर आप कल पूछेंगे। मैं वैसे कल इसको फिल भी कर दूंगा। प्रपोजल 1 आपने ये मुकम्मल करके लाना है कल बस। ओके, अल्लाह हाफिज। ये मंडे को मिलेगी पीडीएफ, मंडे को। मैंने पहले क्लास के स्टार्ट में बता दिया है कि पीडीएफ मंडे को मिलनी है। आपने साथ साथ इसीलिए लिखना है। आज नहीं मिलेगी, कल भी नहीं मिलेगी, मंडे को।
जी हाँ जी, बस ठीक है, ओके। किसी का कोई सवाल? चले बस ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। साथ साथ लिखते जाया करें, पीडीएफ मंडे को मिलेंगी।